Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the same chapter, that is post-modern period. As in the previous video we have already studied about the Sangam text, the three kingdoms of Tamilakam, the Cholas, the Cheras, the Pandyas and economy as well. So today we will start from the north and the Deccan. जब साउथ में संगम लिटरेचर को लिखा जा रहा था तो नॉर्थ में क्या हो रहा था, मतलब हमने अभी तक नॉर्थ के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो हमने अभी तक साउथ के बारे में पढ़ा कि मौर्यंस के जाने के बाद, मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन होने के बाद साउथ में ये कुछ हो रहा था। चोलास, चेरास एंड पांड्यास रूल कर रहे थे, संगम लिटरेचर को लिखा गया। तो नॉर्थ में उस टाइम पर क्या हो रहा था, बहुत सारी ट्रेल एशिया से इंडिया में एंटर करने के लिए इन्होंने हिंदू कुश को क्रॉस किया। हिंदू कुश को क्रॉस करके सेंट्रल एशिया से ये इंडिया पहुंची। तो ये कौन सी ट्राइब्स थी जो इंडिया आई? These were इंडो ग्रीक्स, आप इन्हें इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स कह सकते हैं। These were शाकास या फिर स्काइथियंस भी कहा जा सकता है, एंड पहलवास को आप पार्थियन भी कह सकते हैं, और ये कुशांस। तो इतनी सारी ट्राइब्स हिंदू कुश को क्रॉस करके सेंट्रल एशिया से होते हुए चलते हुए ये इंडिया में पहुंच चुकी थी। तो ये इंडिया आई, सेटल डाउन हुई, तो किस तरह से इन्होंने सब कुछ किया आगे हम इसको फर्दर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कुशांस। हम कुशान से शुरू करेंगे। कुशांस ने नॉर्थ इंडिया में एक पावरफुल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। इन्होंने इंडो ग्रीक्स, पहलवास और शाकास को हराया और तक्षशिला और पेशावर के पास इन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद इन्होंने कश्मीर, पंजाब और प्रेजेंट डे आज के टाइम का जो राजस्थान जो जगह है वो, और उत्तर प्रदेश को भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। कनिष्का की बात करते हैं। कनिष्का, ही वॉज द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर। वो कनिष्का, जितने भी कुशान राजा हुए उसमें कनिष्का सबसे ग्रेट, सबसे महान राजा माना जाता है। वो 78 सीई में राजा बना और इसने एक बहुत बड़ा अंपायर इस्टेब्लिश किया। जब वो राजा बना तो वो काफी हाइट तक अपने राज्य को लेकर के गया, और एक बड़ा राजा तभी माना जाता है जब उसका एम्पायर बहुत बड़ा होता है, उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। तो कनिष्का ने अपना एम्पायर बहुत दूर तक फैलाया, जिसमें सेंट्रल एशिया के भी कुछ पार्ट्स इंक्लूड थे। पुरुषपुर, जिसे आज के टाइम पर हम पेशावर कहते हैं, ये कनिष्का के एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। एंड मथुरा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट सिटी इन हिज एम्पायर। उसके एम्पायर में मथुरा भी एक इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। कनिष्का बुद्धिज्म से काफी इन्फ्लुएंस था। उसने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पैट्रोनाइज किया, यानी उन्हें सपोर्ट किया, और उन्हें बहुत सारा पैसा मॉनेस्ट्रीज बनाने के लिए दिया। ऐसा माना जाता है कि कनिष्का के रूलिंग टाइम पर ही, जब वो राज्य कर रहा था, उसी के टाइम पर कश्मीर में बुद्धिस्ट मॉन्क की एक बड़ी असेंबली को बुलाया गया, और इसी असेंबली को शायद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहा जाता है। इसी काउंसिल में स्कॉलर्स मिले और उन्होंने इश्यूज को डिस्कस भी किया। बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर, बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी इसी असेंबली में लिए गए। अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित नाम की बुक लिखी, ये कनिष्क के दरबार में ही रहा करता था। नेक्स्ट इज द सातवाहनास। सातवाहनास को आंध्रास भी कहा जाता है, और इन्होंने डेक्कन के आसपास 300 इयर्स पहले रूल किया। सातवाहनास की जो कैपिटल थी वो प्रतिस्थान थी। अभी इस टाइम पर महाराष्ट्र में इसे पैथान कहा जाता है। कुछ पावरफुल रूलर्स के नाम बताती हूँ मैं जो सातवाहनास डायनेस्टी के हुए। उनका नाम था श्री सताकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलु माई, यज्ञ श्री सताकर्णी एंड गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। ये जितने भी पावरफुल राजा हुए उनमें से पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे सातवाहनास डायनेस्टीज के, ये सातवाहन डायनेस्टी के। एंड ही फॉट अगेंस्ट द अदर किंगडम्स एंड एनलार्ज्ड हिज एम्पायर। और इसके अलावा इन लोगों ने दूसरे किंगडम्स के साथ लड़ाइयां भी लड़ी और अपने एम्पायर को एनलार्ज भी किया। सातवाहनास ने एक पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। लगातार जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए लगातार जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, लड़ाइयां होती रही, वॉर हुए, और स्पेशली जो सातवाहनास ने शाकास के साथ जो लड़ाइयां लड़ी, उससे धीरे धीरे वो खुद ही वीक होते चले गए। एंड इवेंचुअली द एम्पायर ब्रोक अप इनटू मेनी स्मॉलर किंगडम्स। और फाइनली ये हुआ कि जो इनका बड़ा एम्पायर था ये छोटे छोटे किंगडम्स में ब्रोक हो गया, टूट गया। नेक्स्ट इज ट्रेड।
ट्रेड इस टाइम पर काफी फ्लोरिश हुआ, काफी उसमें डेवलपमेंट थी, काफी अच्छे से बिजनेस किया जा रहा था। इंडो ग्रीक्स, कुशान्स एंड सातवानास ने बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स को इशू किया। पोर्ट जैसे कि ब्रोच, कल्याण एंड सोपारा ये मेन सेंटर्स थे जहां से बाकी कंट्रीज के साथ बिजनेस किया जाता था। मतलब वो कौन से पोर्ट्स इंपॉर्टेंट थे जहां से बाकी कंट्रीज के साथ बिजनेस होता था? दोज वर ब्रोच, कल्याण एंड सोपारा। और न्यू क्राफ्ट भी काफी डेवलप हुए। तो जो न्यू क्राफ्ट, नई नई चीजें जो डेवलप हुई, उसके डेवलपमेंट से भी ट्रेड को काफी प्रमोशन मिली, ट्रेड काफी प्रमोट हुआ। इस टाइम पर उज्जैनी, तक्षशिला और मथुरा ये ट्रेड और यानी बिजनेस की वजह से ही काफी प्रॉस्पेरस हुए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट की बात करते हैं। तो जब इंडिया के जहां जहां से इंडिया के साथ इंडिया का बिजनेस किया जा रहा था, जो ट्रेड किया जा रहा था, उसकी वजह से इंडिया के जो कॉन्टैक्ट हुए वो दूर दूर तक कॉन्टैक्ट हमारे इंडिया के बन चुके थे। सिल्क रूट वॉज पॉपुलर अमंग द ट्रेडर्स। जितने भी ट्रेडर्स थे उनके बीच में सिल्क रूट काफी पॉपुलर हुआ करता था, काफी लोगों को ये रास्ता पसंद था। और इस रास्ते को सिल्क रूट इसलिए कहा जाता था क्योंकि जितनी चीजें भी इस जगह से ले जाकर कहीं सेल या परचेज की जाती थी, उसमें सिल्क मेन आइटम था। सिल्क मेन आइटम था, इसलिए इस रास्ते का नाम ही सिल्क रख दिया गया। सबसे पहले चाइनीज ने सिल्क को बनाया था। चाइनीज इसी जगह से, इसी रास्ते से होकर दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने सिल्क को पहुंचाया करते थे। जितने भी बिजनेस के रूट्स थे उसमें से सिल्क रूट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। इस रूट की बहुत सारी ब्रांचेस थी। जो मेन ब्रांच थी इस रूट की, इस रास्ते की, वो चाइना से शुरू होती थी और चाइना से शुरू होकर सेंट्रल एशिया को क्रॉस करती थी और जहां खत्म होती थी वो जगह रोमन एम्पायर का वेस्ट एशियन प्रोविंस था। यानी शुरू होती थी चाइना से और बीच में सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए वेस्ट एशियन प्रोविंस में रोमन एम्पायर पर जाकर खत्म होती थी। इंडिया ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, जैसे कि पर्ल्स, टेक्सटाइल्स, आइवरी, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन्स इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे और बदले में इसी रास्ते से होकर इंडिया में भी बहुत सारा सामान पहुंचता था। फॉर एग्जाम्पल दैट वाज ग्लास, कॉपर, टिन एंड गोल्ड, ये इंडिया आता था। बहुत सारे रूलर्स ने इस सिल्क रूट को, इस रास्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इसके लिए वो क्या किया करते थे, जितने भी ट्रेडर्स थे उनको रास्ते में मिलने वाले रॉबर्स से, लुटेरों से बचाते थे ताकि लुटेरे उनका पैसा वैसा ना लूट ले। और बदले में ये जो ट्रेडर्स होते थे, बच जाने के बदले ये अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन राजाओं को दे देते थे जो राजा उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। एंड दिस वाज प्रॉफिटेबल फॉर बोथ। और ऐसा करने में दोनों का ही फायदा था। राजा को थोड़ा पैसा मिल जाता था उसके प्रॉफिट से और जो ट्रेडर्स होते थे वो पूरे लुटने से बच जाते थे। Now our next topic is religion. Buddhism and Hinduism, those were the two most widely followed religion. यानी सबसे ज्यादा लोग जो मानने वाले थे, जिस रिलीजन को मानने वाले जो लोग थे, वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। यानी दो धर्म ज्यादा माने जाते थे। अब बात करते हैं बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो चुका था। वन वाज हिनायान एंड सेकेंड वाज महायान। हिनायान की बात करें तो हिनायान सेक्ट के मानने वाले लोग पहले लोग थे और ये बुद्धिज्म का सिंपलर फॉर्म था, आसान तरीका था बुद्धिज्म को मानने का। अब महायान की बात करते हैं। महायान सेक्ट बाद में बना और ये न्यू फॉर्म थी और इसमें बहुत सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज भी थी। मेनेंदर द इंडो ग्रीक रूलर और कनिष्का, ये दोनों बुद्धिस्ट थे, यानी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। इन लोगों ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जमीनें गिफ्ट की ताकि वो मोनेस्ट्रीज वगैरह बनवा सके। इसके अलावा राजाओं के अलावा जो वेल्दी मर्चेंट्स थे, जो अमीर अमीर व्यापारी थे, ज्यादातर उसमें से वो मर्चेंट्स जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे, इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को लिबरल डोनेशन दिया। मतलब बिना सोचे समझे बहुत सारा डोनेशन दिया ताकि ये मोनेस्ट्रीज वगैरह बनवा सके। नागार्जुना कोंडा और अमरावती ये बुद्धिस्ट कल्चर के फेमस सेंटर्स हुआ करते थे। ज्यादातर जो सातवाहनास रूलर्स थे वो हिंदूज थे। ये विष्णु, शिवा और गॉडेसेस जैसे दुर्गा की पूजा किया करते थे, यानी इन सबको ये वर्शिप करते थे। हिंदुइज्म बाय दिस टाइम हैड अंडरगॉन मेनी चेंजेस और इस टाइम तक हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस आए। रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस, ये चीजें काफी
कम इंपॉर्टेंट रह गई थी। इंपॉर्टेंट थी लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब जिस चीज पर इम्फेसिस किया जा रहा था, जिस चीज को एम्फेसाइज किया जा रहा था, जिस चीज पर जोर दिया जा रहा था, वो था लविंग डिवोशन टू गॉड और भक्ति। यानी भक्ति के थ्रू हम अपने भगवान को बता सकते हैं कि हम उसे कितना प्यार करते हैं और हम उससे कितना हम उसका मतलब पूजा वगैरह करते हैं। अ प्योर हार्ट वॉज ऑल दैट वॉज नीडेड टू वर्शिप गॉड। और एक जो प्योर हार्ट होता है, एक सच्चा जो दिल होता है जिसमें कोई बुराई ना हो, दैट वॉज ऑल, वही सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर हमें भगवान की सच्ची पूजा करनी है, भगवान की हमें पूजा करनी है, तो उसके लिए हमारा मन का, हमारे दिल का शुद्ध होना, साफ होना, अच्छा होना जरूरी है। और यही वो टाइम था जिस टाइम पर भगवत गीता में लिखी हुई जो टीचिंग्स थी वो भी काफी पॉपुलर हुई। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो इंडिया से बुद्धिज्म कैसे बाहर के कंट्रीज में फैला, उसके लिए किसने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया और क्या क्या किया गया। सो दिस वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।